हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रयास एकेडमी। और आज हम हैं कोशिकाओं के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने आपके साथ पिछला वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने कोशिकाओं की संरचना और कार्य स्टार्ट किए थे और हमने उस वीडियो में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और थोड़ा सा जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा था। और आज हम चलते हैं कोशिकाओं के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकाओं के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोशिका के भाग हैं, कोशिकांग हैं, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे कोशिकांग और लास्ट था मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग या ऑर्गेनल्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग और पहला हम पढ़ेंगे लवक या प्लास्टिड। दोस्तों, लवक की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था हेकल। लवक के बारे में सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति हेकल थे। इन्होंने लवक की खोज की, इसका नामकरण किया। दोस्तों, लवक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका भित्ति की तरह प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर बनाता है। दोस्तों, लवक जो होते हैं वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ये मोस्टली पादप कोशिकाओं के भाग होते हैं। इसके अलावा ये जीवाणुओं में, शैवालों में भी पाए जाते हैं। कवकों के भी ये भाग हैं, इट मीन्स कवकों के अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन इनका जो एक्चुअल जो फॉर्मेट है, इनका जो वास्तविक स्वरूप है दोस्तों, वो केवल प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। तो हम बात करते हैं लवकों की। दोस्तों, लवक जो होते हैं वो वर्णकों के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। वर्णकों के आधार पर इनके अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, उस बेस पर प्लास्टिड्स को, लवक को 3 पार्ट्स में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। दूसरा है वर्णी लवक, वर्णी लवक। और तीसरा है हरित लवक, हरित लवक। दोस्तों, अवर्णी लवक, इनकी दोस्तों जो इंग्लिश टर्म्स हैं उनको आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अमूमन क्या होता है कि साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इंग्लिश टर्म्स जो है वो ज्यादा यूज काम में ली जाती हैं। तो अवर्णी लवक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट एंड हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। बात करते हैं दोस्तों पहले अवर्णी लवक की। दोस्तों, अवर्णी लवक जो होते हैं इनमें वर्णक नहीं पाए जाते, वर्णक एब्सेंट होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो होते हैं ये पौधों के भूमिगत भाग में पाए जाते हैं, भूमिगत भाग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भोजन संग्रह का कार्य करते हैं, फूड स्टोरेज का इनका मेन फंक्शन होता है। और फूड स्टोरेज करने के आधार पर दोस्तों अवर्णी लवक को बांटा गया है 3 पार्ट्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 ऐसे फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मोस्टली काम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और उन्हीं के बेस पर या उन्हीं के स्टोरेज के बेस के ऊपर अवर्णी लवक को, ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा है इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। और दोस्तों तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। इसको दोस्तों एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। दोस्तों, एमाइलोप्लास्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करता है, कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि फ्रेंड्स, थर्ड जो है वो प्रोटीनोप्लास्ट है और प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि प्रोटीन का जो संग्रह है वो अवर्णी लवकों में, प्रोटीनोप्लास्ट जो अवर्णी लवक है वो प्रोटीन की स्टोरेज करता है। और दाल जो है वो इसका एग्जाम्पल है कि दाल में, यानी कि दाल किसका स्टोरेज करता है, प्रोटीन का करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है दाल, और दाल जो है वो प्रोटीनोप्लास्ट का एग्जाम्पल है। दोस्तों, हम आते हैं लवकों के सेकंड पार्ट की तरफ, वर्णी लवक। इसको कहते हैं दोस्तों क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि प्लांट्स में एक यूनिक कलर होता है ग्रीन, हरा। आपको अगर किसी पौधे में, किसी पेड़ में अगर हरे रंग के अलावा उसके फल, फ्रूट्स में, फल में या उसके फूलों में, फ्लावर्स में कोई भी कलर आपको दिखाई देता है तो आप ये मानिए कि वो वर्णी लवक है, वो क्रोमोप्लास्ट है। तो पौधों में
जो भी उसके दलपुंज होते हैं यानी कि फ्लावर्स होते हैं, उसके जो फल होते हैं, उनका जो भी कलर आपको दिखाई देता है वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने शो कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आप इनको याद कीजिएगा क्योंकि कई बार इसका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आपसे पूछे गाजर का रंग, गाजर में जो रंग दिखाई देता है वो किस कारण होता है, कौन से वर्णक की उपस्थिति के कारण से होता है। टमाटर, लाल टमाटर में, टमाटर दोस्तों कच्चा भी होता है और पकने के बाद वो लाल टमाटर होता है। लाल मिर्ची में कौन सा वर्णक होता है, लाल मिर्ची में। इसके अलावा जो दलपुंज होते हैं, पौधों में दलपुंज होते हैं फ्लावर्स में, उनमें अमूमन कौन सा वर्णक पाया जाता है, चुकंदर में कौन सा वर्णक होता है। ये 4-5 एक एग्जाम्पल हैं जो अमूमन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों कैरोटीन जो है वो गाजर में पाया जाने वाला वर्णक है, कैरोटीन। लाल टमाटर में लाइकोपीन नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण से टमाटर में रेड कलर शो होता है, लाल रंग दिखाई देता है। लाल मिर्च में कैप्सेंथिन, कैप्सेंथिन जो वर्णक है वो पाया जाता है। दलपुंज में सामान्यतया एंथोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है और चुकंदर में विटामिन या विटामिन नामक जो वर्णक होता है वो चुकंदर को कलर प्रोवाइड करता है, कलर प्रदान करता है। दोस्तों ये था दूसरा लवक, वर्णी लवक और यूं कहें क्रोमोप्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो पार्ट है लवकों में वो तीसरा है हरित लवक। दोस्तों तीसरा जो पार्ट है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। थर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्णक का प्रकार वो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों पहली बात, पहला क्वेश्चन तो इसकी खोज का, किसने खोजा? हरित लवक को सिम्फर ने खोजा। डिस्कवर किसने किया? सिम्फर ने किया। दूसरी बात कि हरित लवक का नाम हरित लवक क्यों है, यानी कि हरा लवक, इसमें ऐसा कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण से इसका कलर ग्रीन या हरा दिखाई देता है? तो दोस्तों ये एक छोटे लेवल का क्वेश्चन, क्लोरोफिल। दो ऐसे वर्णक हैं जो बहुत ही यूनिक है और बहुत कॉमन है। एनिमल्स में ब्लड के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन वर्णक जिसके कारण से ब्लड का कलर रेड या लाल होता है, और दूसरा है पौधों का हरे रंग दिखाई देने का कारण वो है, उसका जो कारण है वो है क्लोरोफिल नामक वर्णक। दोस्तों ये जो क्लोरोफिल वर्णक है इसी की उपस्थिति के कारण से पौधों में हरा रंग दिखाई देता है और इसी के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल एकमात्र दुनिया में या इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी चीज है जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, और जिन जिन में क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वो विषमपोषी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है ये इस पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है, यूं कहे एक ऐसा वर्णक है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने में सक्षम है। इसी कारण से जिन जिन में ये होता है वो स्वयंपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कवक दोस्तों याद करना, कवक एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसको पादप वर्ग में रखा गया है लेकिन फिर भी वो स्वयंपोषी नहीं है। उसका कारण यही है कि कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दोस्तों मैं आपके साथ एक बार एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जहां से अमूमन प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्लोरोफिल युक्त पादप, क्लोरोफिल जिनमें न हो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसको खोजने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो जॉन इंजनहाउस थे। दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो है यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, कई क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं तो मैं आपके साथ एक बार थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। देखिए पहली बात तो ये कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से कारक हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को चाहिए होती है जो वायुमंडल से ग्रहण की जाती है रंध्रों के द्वारा, जड़ों के द्वारा जल लिया जाता है वो इसके लिए आवश्यक होता है।
और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सनलाइट बहुत जरूरी है क्योंकि इसी एनर्जी को क्लोरोफिल जो है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, फूड में। और चौथा जो कारक है सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्लोरोफिल। ये चारों जो फैक्टर हैं ये एक साथ काम करते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है। और दोस्तों इसी प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है। आपसे प्रश्न पूछे निम्न में से कौन सा एक कारक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, आपको ऑप्शन देगा CO2, H2O, क्लोरोफिल, O2। तो आपको O2 आंसर करना है क्योंकि O2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। अब यहां से बनने वाले कुछ एक क्वेश्चन देखिए। पहली बात तो आपसे पूछे कि इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण किसका होता है, अपचयन किसका होता है। दोस्तों जल का इसमें ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें अपचयन होता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब सूर्य की प्रकाश ऊर्जा आती है, रेडिएशन एनर्जी आती है, वो सबसे पहले जल का ऑक्सीकरण करती है। जल के ऑक्सीकरण से बनने वाली जो एनर्जी है उसी को यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में या अपचयन में, और उसी से भोजन का निर्माण होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है और सूर्य का प्रकाश इसके लिए आवश्यक है। अच्छा दोस्तों क्लोरोफिल जो है ये सारा का सारा प्रोसेस इसी के द्वारा, इसी के थ्रू होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के बारे में, कि हरित लवक की संरचना कैसी होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हरित लवक की जो संरचना है उसमें आपको सिक्कों के ढेर के समान कुछ एक दिखाई देंगे जिनको ग्रेना कहा जाता है, और उसका जो तरल जो फ्लूइड जो है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो मोस्टली क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स हम बताएंगे, ग्रेना पढ़ेंगे, ग्रेना और स्ट्रोमा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है ये 2 रिएक्शन में कंप्लीट होती है। पहली तो होती है लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। दोस्तों ग्रेना जो पार्ट्स होता है उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया पूर्ण होती है, लाइट रिएक्शन पूर्ण होती है, और स्ट्रोमा जो होता है इसमें डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको हम केल्विन चक्र भी कहते हैं, ये जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा नामक जो पार्ट है हरित लवक का उसमें पूर्ण होती है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वांटासोम के बारे में। दोस्तों क्वांटासोम जो है ये ग्रेना के ऊपर पाए जाने वाले कण होते हैं और इनको प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्वांटासोम। दोस्तों 2 डिजीज आपके सामने शेयर कर रहा हूं जिनका प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। कि एक तो प्रश्न क्या आया था कि अगर किसी पादप को लंबे समय तक अंधकार में रखा जाए, एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में लगातार रखा जाए, तो उस पादप को कौन सा रोग हो जाएगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में अगर पादप को रखा जाएगा तो उसमें पांडुरता रोग हो जाता है। दोस्तों पांडुरता, इटियोलेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इटियोलेशन या पांडुरता रोग उस पादप को हो जाता है। दूसरा जो डिजीज है, किसी कारण से अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल नष्ट हो जाए, क्लोरोफिल न बनने पाए या नष्ट हो जाए, तो उस पादप में कौन सा डिजीज दिखाई देगा, कौन सा डिजीज उसको हो जाएगा। दोस्तों वो है हरिम हानिता, हरिम हानिता या क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। इसके बाद हम चलते हैं दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकाओं में दूसरा कोशिकांग, जैसा कि आप बोर्ड पे नाम पढ़ पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली से घिरा पहला जो कोशिकांग है लवक, इसको खत्म करता हूं। और एग्जाम की इंपॉर्टेंस को लेकर के मैंने काफी कोशिश की है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की पॉसिबिलिटी है उनको मैं शामिल कर पाऊं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने खूब पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लेकिन जो अमूमन जो मोटी मोटी बातें हैं वो दोस्तों आजकल एग्जाम में नहीं आती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति था वो कोलिकर था। कोलिकर कोलिकर ने इसको देखा कीटों की पेशियों में। सबसे पहले किसने देखा, फिर इसको नाम किसने दिया, फिर इसको कोशिकांग के रूप में स्थापित किसने किया। 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को कैसे भी पूछे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कीटों की पेशियों में इसको सबसे पहले देखा कोलिकर ने। कोलिकर ने इसको नाम दिया सार्कोसोम। सार्कोसोम सार्कोसोम नाम दिया इसको कोलिकर ने। उसके बाद में इसको कोशिकांग के रूप में किसने स्थापित किया, मतलब ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने ये प्रूव किया कि ये एक कोशिकांग है, ऑर्गेनल है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम था अल्टमान। अल्टमान ने इसे कोशिकांग के रूप में स्थापित किया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट खोज के बारे में वो है, इसको एक्चुअल नेम जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो किस व्यक्ति ने दिया, वो था बेंडा। बेंडा ने इसको इसका ओरिजिनल नाम दिया जो आज हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बेंडा ने दिया था। 3 खोज के बारे में फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट इसके उपनाम, यहां से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। उपनाम, माइटोकॉन्ड्रिया को किन किन उपनामों से जाना जाता है। एक ऐसा नाम जो आप बहुत ही छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, कोशिका का शक्ति ग्रह। ये बहुत ही एक जनरल सी क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो ये तो हो गया एक कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद जो आपने नहीं सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे, वो इसके उपनाम, एक तो दूसरा इसका जो नाम है वो है कोशिका की एटीपी मील। एटीपी मील मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसको कोशिका की एटीपी मील कहा जाता है। कोशिका का सबसे बिजी ऑर्गेनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कोशिका का सबसे व्यस्त कोशिकांग, कोशिका का सबसे बिजी ऑर्गेनल, सबसे बिजी कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी मील कौन सी है दोस्तों, एटीपी मील है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी मील। कोशिका की भट्टी किसको कहते हैं, कोशिका की भट्टी, कोशिका की भट्टी, वो भी कौन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के उपनाम हैं। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का सबसे बिजी ऑर्गेनल, जैसे ह्यूमन बॉडी का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है आपसे पूछे तो आप बताएंगे हार्ट है। लेकिन अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका का सबसे बिजी ऑर्गेनल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी मील कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका की भट्टी किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। दोस्तों एक और इसका उपनाम है सेल इन सेल, कोशिका में कोशिका। मैं आपके साथ 2 बातें और शेयर कर रहा हूं, एक हरित लवक, याद करना दोस्तों, एक हरित लवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। अमूमन डीएनए जो है वो कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन ये 2 ऐसे कोशिकांग हैं हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जिनका अपना खुद का डीएनए होता है। इनमें स्वजनन की क्षमता पाई जाती है, ये अपना काम खुद भी चला सकते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर नहीं। इसीलिए इन दोनों कोशिकांगों को अर्ध स्वायत्त शासी अंगक भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी अंगक भी कहा जाता है। दोस्तों आप नेक्स्ट फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें पाई जाती है दोस्तों। सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पक्षियों की जो उड़ान पेशियां होती हैं, पक्षियों की उड़ान पेशियां, पक्षियों की उड़ान पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 टाइप से आएगा। एक तो टाइप बनती है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, इसका नाम है केओस। केओस
केओस केओस। ये है दुनिया का सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा एकोशिकीय जीव है जिसमें सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक कौन से एकोशिकीय जीव में होती है, तो दोस्तों वो है केओस केओस नामक माइटोकॉन्ड्रिया। केओस केओस नामक जो एकोशिकीय जीव है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। दो फैक्ट दोनों अलग अलग, ये एकोशिकीय के बारे में है और ये सभी के बारे में है कि सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें होती है, तो आप बताएंगे पक्षियों की उड़ान पेशियों में। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता ऐसा कोई अपवाद, परिपक्व जो आरबीसी होती हैं, स्तनियों की जो आरबीसी होती है परिपक्व उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जैसे जीवाणु है, एग्जांपल के लिए जीवाणु में ये नहीं पाया जाता, जीवाणु और परिपक्व आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आप स्क्रीन पे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक थैलेनुमा संरचना होती है और इसके अंदर आपको इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है, इसकी जो आंतरिक झिल्ली है उसमें अंगुलीनुमा उभार आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं, और उसके ऊपर कुछ एक वृंत के समान संरचनाएं आप देखेंगे स्क्रीन पर जिनको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इनके ऊपर एटीपीएज नामक एंजाइम पाया जाता है, एटीपीएज। ये एटीपीएज एंजाइम जो है ये एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का संग्रह करता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि जब श्वसन क्रिया के दौरान हम जानते हैं कि मनुष्य या कोई भी जीव भोजन करता है, उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उसे फिर ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन वो जो ऊर्जा का निर्माण है वो दो प्रक्रियाओं के बाद पूर्ण होता है। श्वसन की प्रक्रिया को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो है ये कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, साइटोप्लाज्म में पूर्ण होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है क्रेब्स चक्र, और यही वो चक्कर है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों जीवों में या सजीवों में ऊर्जा का निर्माण करने वाला जो कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और कारण मैंने आपको समझाया है डिटेल से कि ये जो चक्कर है क्रेब्स चक्कर, इसी के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में तो केवल ग्लूकोज का अपघटन होता है और पायरुविक एसिड के 2 पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो आगे चल करके क्रेब्स चक्कर में भाग लेते हैं और एनर्जी का निर्माण करते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी धातु पाई जाती है, दोस्तों आप याद करेंगे मैग्नीज धातु जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अच्छा, एक कोशिका में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि एक कोशिका के सारे माइटोकॉन्ड्रिया को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रियान, 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 या इसको कॉन्ड्रियोन कहते हैं, इसको कॉन्ड्रियोन कहा जाता है, कॉन्ड्रियोन। एक कोशिका में उपस्थित जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सामूहिक रूप से सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोन नाम दिया गया है। और ये जो दोस्तों ये था माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक। दोस्तों ये चूंकि 2 कोशिकांग मैं बता चुका हूं आपको, और जो नेक्स्ट जो डबल मेम्ब्रेन का जो कोशिकांग है केंद्रक, दोस्तों वो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए मैं जो नेक्स्ट जो बचे हुए कोशिकांग हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जुड़े रहिए, आगे वीडियो देखते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।